नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स क्षेत्र की। संसदीय पैनल ने ई कॉमर्स के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं की स्पष्ट परिभाषा की मांग की है। पैनल ने उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 पर अपनी रिपोर्ट में ई कॉमर्स संस्थाओं को विनियमित करने के लिए कई अनुशंसाएं की हैं। जैसे ये संस्थाएं परिभाषित करें कि अनुचित व्यापार प्रथाओं में क्या शामिल है और इस प्रकार की प्रथाओं से निपटने के लिए कौन से व्यवहारिक विधिक उपाय किए जा सकते हैं। कई ई कॉमर्स इकाइयां प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी अपने उत्पादों की कीमतों को औसत परिवर्तनीय लागत से जानबूझकर कम रखती हैं। उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्मित तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भाग है। मंत्रालय सेवा की व्यस्ततम अवधि के दौरान वितरण शुल्क पर अधिकतम सीमा आरोपित करने के साथ साथ मार्केट प्लेस संस्थाओं द्वारा प्रभारित वितरण प्रभारों के निर्धारण के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा। उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा और उनके डेटा की सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संवेदनशीलता के स्तर के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी प्रमुख ई मार्केट प्लेस संस्थाओं को भारत में अपना डेटा सेंटर स्थापित करना चाहिए ताकि उपभोक्ता डेटा का स्थानीय स्तर पर रखरखाव किया जा सके। एल्गोरिदम में हेरफेर, उत्पादों की फर्जी समीक्षा और रेटिंग सहित अन्य भ्रामक रणनीतियों को हतोत्साहित करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए भुगतान गेटवे की सुरक्षित और सुदृढ़ प्रणाली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय विक्रेताओं और किराना दुकानों की सुरक्षा के लिए विनियामक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। आइए अब नियमों के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। ये नियम उन सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होंगे जो भारत या विदेश में पंजीकृत हैं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करते हैं। ये मार्केट प्लेस अथवा इन्वेंट्री आधारित मॉडलों के माध्यम से ऑनलाइन बेची जाने वाली सभी वस्तुओं को शामिल करेंगे। दरअसल मार्केट प्लेस मॉडल में तृतीय पक्ष विक्रेता वस्तुओं को अधिसूचित तथा उनका विक्रय करते हैं, जबकि इन्वेंट्री मॉडल में प्लेटफॉर्म वस्तुओं का स्टॉक करते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं। ये केंद्र सरकार को ई कॉमर्स, प्रत्यक्ष विक्रय आदि में अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करते हैं। प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर उपभोक्ताओं की स्वीकृत धन वापसी अनुरोधों के सभी भुगतान संपन्न करेगी। अगली खबर सिंधु जल संधि से संबंधित है। 2 वर्षों के अंतराल के बाद भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग की बैठक आयोजित की गई। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी IWT के अंतर्गत PIC यानी परमानेंट इंडस कमीशन की एक बार भारत और एक बार पाकिस्तान में नियमित रूप से कम प्रतिवर्ष बैठक आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पाकल डल और लोअर कलनाई जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइनों पर आपत्ति जताई है। 1000 मेगावाट की पाकल डल जल विद्युत परियोजना चिनाब की सहायक नदी मरुसूदर पर निर्माणाधीन है। पाकिस्तान ने लद्दाख में भारत द्वारा स्वीकृत अन्य जल विद्युत परियोजनाओं पर भी अतिरिक्त जानकारी की मांग की है। ये परियोजनाएं हैं लेह में दरबुकश्योक, शंकु, नीमूचिलिंग, रोंगडो और रतननाग परियोजनाएं और कारगिल में मेंगडुम सांगरा, कारगिल हंडरमैन और तमाशा। आइए अब बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। IWT पर विश्व बैंक के पर्यवेक्षण में भारत और पाकिस्तान द्वारा वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को और पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज के जल के उपयोग का अधिकार भारत को दिया गया है। इसके अलावा भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन का अधिकार दिया गया है। ये डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों के अधीन है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और शोध संस्थान का आभार व्यक्त किया। UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यानी यूनिटार ने गैर संचारी रोगों से होने वाली समय पूर्व मृत्यु दर को कम करने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। आइए अब आपको बताते हैं UN इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में। ये एक बेहतर भविष्य को आकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का समर्थन करने के लिए व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को नवीन अधिगम समाधान प्रदान करता है।
इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अवस्थित है। आइए अब आपको बताते हैं गैर संचारी रोगों के बारे में। गैर संचारी रोग वे रोग हैं जो प्रभावितों से वायु या शरीर से होने वाले स्राव के माध्यम से दूसरों में संचारित नहीं होते हैं। ये ज्यादातर शारीरिक निष्क्रियता, मोटापे की वजह से जीवन शैली से संबद्ध रोग हैं, जैसे मधुमेह, श्वसन विकार, कार्डियोवास्कुलर रोग और वृक्क रोग आदि। WHO की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष NCD से प्रभावित लगभग 5.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। भारत ने NCD के कारण समय से पहले होने वाली मृत्युओं को कम करने के लिए विशिष्ट राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं संकेतकों के साथ राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है। भारत वर्ष 2013 से 2020 में गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO वैश्विक कार्य योजना के प्रति प्रतिक्रिया में ऐसी योजना बनाने वाला पहला देश है। NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है। कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम भी चलाया गया है। चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत परियोजनाएं आरंभ की गयी। चैंपियन सेवा क्षेत्र के तहत पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे 12 चिन्हित क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और इनकी क्षमता का अनुभव कराने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके तहत संबंधित मंत्रालयों या विभागों ने कार्य योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की समय सीमाओं को एक निगरानी तंत्र के साथ अंतिम रूप दिया है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। इसके तहत फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम यानी प्रोग्राम फॉर रिसाइकलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ IT मैन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी कार्यक्रम। इसी के तहत नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम का उद्देश्य मजबूत IT उद्योग के पूरक के रूप में एक जीवंत सॉफ्टवेयर उत्पाद पारितंत्र का निर्माण करना है। आइए बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की। बोधगया, सारनाथ, कपिलवस्तु आदि बौद्ध स्थलों में संवर्धन और विपणन सहित बौद्ध सर्किट में टेंट से निर्मित आवासों का निर्माण किया गया। अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाण पत्र कार्यक्रम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों में और आसपास क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया। हवाई संपर्क में सुधार के लिए विस्तारित प्रोत्साहन दिया गया। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा योजना के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तहत छात्रवृत्ति, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और विभिन्न भाषाओं में प्रचार सामग्री का अनुवाद किया जाना है। वहीं दूरसंचार विभाग टेलीकॉम विनिर्माण और सेवा गंतव्य के रूप में भारत को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर की स्थापना करना भी है। अगली खबर जीएम फसलों से संबंधित है। जीन संशोधन के बिना फसलों में जीनोम एडिटिंग CRISPR-Cas9 एक लोकप्रिय जीनोम एडिटिंग तकनीक है। इसका उपयोग कोच्चि स्थित एक फर्म द्वारा टमाटर के रंग को बदलकर पीला करने और इसकी विशेषताओं में सुधार के लिए किया गया है। इस प्रयोग से ये पता चलता है कि जीनोम एडिटिंग का उपयोग कृषि फसलों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव यानी GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तकनीक का उपयोग किए बिना फसलों के गुणों में सुधार के लिए किया जा सकता है। हाल ही में केंद्र ने ये भी अधिसूचित किया है कि बीटी बैगन सहित GM फसलों के खेतों के परीक्षण के प्रस्तावों को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अनुशंसा के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं GM फसलों के बारे में। GM फसलें ऐसी फसलें हैं जिनमें कीट प्रतिरोध, शाकनाशी सहनशीलता, सूखा प्रतिरोध के लिए या अन्य वांछनीय गुण प्राप्त करने के लिए अन्य प्रजातियों के जीन को कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया जाता है। हालांकि GM फसलें जैव विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। यही वजह है कि GM फसलों के आयात को विनियमित किया जाता है। वर्तमान में भारत में कृषि के लिए एकमात्र GM फसल BT कॉटन की अनुमति प्रदान की गई है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई आयातित उपभोग योग्य सामग्रियों में GMO के स्तर को नियंत्रित करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति वाणिज्यिक GM फसलों के निर्गमन को नियंत्रित करती है। आइए आपको बताते हैं CRISPR-Cas9 के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पॉलिंड्रोमिक रिपीट्स और CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ये DNA स्ट्रैंड्स पर कट एंड पेस्ट तंत्र के रूप में कार्य करता है। जिन जेनेटिक कोड्स को बदलने की जरूरत होती है उनकी पहचान की जाती है और Cas9 का उपयोग स्ट्रैंड से एक हिस्से को काटने के लिए कैंची की तरह किया जाता है। काटे गए क्षतिग्रस्त स्ट्रैंड के शेष बचे हिस्से में स्वयं की मरम्मत की प्रवृत्ति होती है, जिससे मानव शरीर को स्वस्थ अवस्था में लाने में सहायता प्राप्त होती है।
आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 बेहतर जीवन के लिए डेटा। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट निर्धनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 5 संदेश प्रचारित करती है। ये 5 संदेश हैं: संवर्धित डेटा प्रणाली और डेटा के लिए एक सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता है। अधिक मूल्य का अनुभव करने के लिए डेटा के उपयोग और पुनर्उपयोग में वृद्धि करना आवश्यक है। इसके अलावा डेटा तक अधिक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। रक्षोपाय के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे लोगों को डेटा के दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। और साथ ही एक एकीकृत राष्ट्रीय डेटा प्रणाली की दिशा में कार्य करना चाहिए। रिपोर्ट ये भी रेखांकित करती है कि भारत में नागरिकता और लोकतंत्र के जनाग्रह केंद्र द्वारा मैंने रिश्वत दी ऑनलाइन पहल को विश्व के सबसे बड़े क्राउडसोर्स्ड भ्रष्टाचार रोधी प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में विकसित किया गया है। विषयों की कक्षाओं के लिए सीबीएसई मूल्यांकन तंत्र। ये कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाए जाने वाले अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के विषयों की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रारंभ किया जा रहा है। इससे उच्च गुणवत्ता, योग्यता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की क्षमता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है। इसे सीबीएसई और ब्रिटिश काउंसिल के बीच सहयोग से विकसित किया गया है। ये मूल्यांकन तंत्र सीबीएसई योग्यता आधारित शिक्षा परियोजना का एक भाग है। इसका उद्देश्य छात्रों में कौशल और व्यवहारिक ज्ञान विकसित करना है। स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के मार्ग में फंसने की वजह से अवरुद्ध हो गई है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ये लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच न्यूनतम दूरी का समुद्री मार्ग प्रदान करती है। इसे 1869 ईस्वी में नौ परिवहन के लिए खोला गया था और वर्ष 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। स्वेज नहर विश्व के सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले नौ परिवहन मार्गों में से एक है। इसमें मात्रा के आधार पर विश्व के व्यापार का 12% से अधिक और 8% तरलीकृत प्राकृतिक गैस और 1 बिलियन बैरल तेल प्रतिदिन का व्यापार होता है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रही जनजातियों के बारे में। शिग्मो या शिग्मोत्सव ये धान की समृद्ध और सुनहरी फसल का उत्सव है जो गोवा के जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। कुनबी, गावड़ा और वेलिप सहित अन्य कृषक समुदाय भी ये त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार बसंत के मौसम के आगमन को दर्शाता है और नमन से प्रारंभ होता है जो स्थानीय लोक देवताओं के लिए की गई स्तुति है। इस लोक नृत्य के दौरान घोड़े मोड़नी, गोप और फुगड़ी का प्रदर्शन किया जाता है। जो जनजाति ये भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाला देशज समुदाय है। हाल ही में जो यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जोरो ने केंद्र से अपने आदेश को रद्द करने का निवेदन किया था। इस आदेश में म्यांमार की सीमा से सटे 4 उत्तर पूर्वी राज्यों को ये निर्देश दिया गया था कि वे अपने पड़ोसी देशों के ऐसे लोगों को निष्कासित करें जिन्होंने सैन्य सत्ता परिवर्तन के बाद भारत में शरण ली है। पंडाराम भूमि। हाल ही में पंडाराम भूमि का मुद्दा लोकसभा में उठाया गया था। ऐतिहासिक रूप से पंडाराम भूमि लक्षद्वीप के 36 द्वीपों को दर्शाती है जो इन द्वीपों के निवासियों से संबंधित थी। हालांकि अंग्रेजों ने इसे परिवर्तित कर दिया था क्योंकि उन्होंने इसे सरकारी भूमि के रूप में स्वीकार किया। पंडाराम भूमि मूल रूप से प्रत्येक द्वीप का केंद्रीय भाग होता है जो लोगों द्वारा अधिवासित है। भारत सरकार ने भूमि को सौंपने के उद्देश्य से लैंड टेनेंसी एक्ट 1965 प्रस्तुत किया था। हालांकि ये कभी लागू नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद स्थानीय प्रशासन दस्तावेज जारी नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहने और टीकाकरण अवश्य करवाएं।